हमारे राष्ट्रपिता की जन्म जयंती के अवसर पर उसी की लाइन से मैं आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। खादी मेरी शान है, करम ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा करम है और हिंदुस्तान मेरी जान है। महात्मा गांधी जी के थॉट से, उनके विचारों से सभी लोग प्रभावित थे, सभी को उसका मीनिंग मालूम है। उसकी लाइन को इलाबोरेट करना मानो छोटे मुंह बड़ी बात। इसीलिए आगे कुछ न कहते हुए, उन्हीं को प्रणाम करते हुए, अपने देश को प्रणाम करते हुए मैं आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर के इस तीनों फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसको हम पॉपुलरली मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशन के नाम से भी पहचानते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, ये वर्ड अपने आप में अपने मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। मल्टी यानी मोर देन वन, नेशनल यानी कि नेशंस, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो होती है जिसे हम नेशंस कहते हैं, वहां पर ये लोग काम करते हैं। और कंपनी यानी कि बिजनेस यूनिट, जनरली ये लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अपनी गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं। अब इजीली समझते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में अपना काम करती है, गुड्स और सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में रहकर उसका बिजनेस करती है। एग्जाम्पल एलजी, सैमसंग, पेप्सी, रीबॉक, ये सारी कंपनियां एक देश के अलावा विश्व के कई देशों में वर्क करती है। जिस देश में वो ओरिजिन होती है उसको होस्ट कंट्री कहते हैं, जहां उसका हेडक्वार्टर रहता है, और उसके अलावा दूसरे देशों में वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है और उन देशों का रॉ मटेरियल, उन देशों की लेबर स्किल्स वहां पे एस्टैब्लिश करके वहां पर भी अपना प्रोडक्शन यूनिट वो एस्टैब्लिश करती है। इस तरह से धीरे धीरे उसका एक्सपांशन करते हुए वो कई सारे देशों में अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश करती है। उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसीज के फीचर्स देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। एक से ज्यादा देशों में बिजनेस करने के लिए सिंपल सी बात है, इन लोगों को काफी बड़ी मात्रा में कैपिटल चाहिए। ये कैपिटल ये लोग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इश्यू करके पब्लिक को इनवाइट करके एकत्रित करते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल बैंक से भी बोरो करते हैं। मार्केट में इन कंपनी की हाई क्रेडिटेबिलिटी होती है, जिससे कोई भी लोग इन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी को जो भी ह्यूज कैपिटल रिसोर्स चाहिए ये कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा है फॉरेन कोलैबोरेशन। कोई भी कंपनी जब अपना हेडक्वार्टर अपने देश में या दूसरे देश में भी बनाती है, वहीं से सारे बिजनेस का डीलिंग करती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां की प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के साथ वो कोलैबोरेशन करती है, यानी कि हाथ मिलाती है, यानी कि पार्टनरशिप करती है। तो पार्टनरशिप में भी हमें जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, पार्टनरशिप डीड करना होता है, तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी कंपनियां हैं और अलग अलग देश है, तो जाहिर सी बात है सभी तरह के एग्रीमेंट्स यहाँ पे होता है। देखते हैं कैसे कैसे। टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग, प्रोडक्शन रिगार्डिंग, पैटेंट, रिसोर्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम, रेवेन्यू, इन सभी के अलावा कई सारी ऐसी मैटर्स होती है जिसके एग्रीमेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं। होस्ट कंट्री में जो भी कंपनियां इनके साथ कोलैबोरेट करती है वो पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो एडवांस टेक्नोलॉजी। इतने सारे देशों में इतनी बड़ी कंपनियां इतने बड़ी मात्रा में जब प्रोडक्शन और सेलिंग करती है तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करती है। इनकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो भी होस्ट कंट्री में ये लोग वर्क कर रहे होते हैं उसके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना होता है, करते हैं,
और जिससे कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस ऑफ होस्ट कंट्री का भी प्रोग्रेस होता है। मतलब अगर भारत में कोई विदेशी कंपनी आती है, अपना यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश करती है, तो उसके लिए इंडिया एक होस्ट कंट्री बन जाता है। इन्वेस्टमेंट वहाँ का होता है और स्किल, टेक्नोलॉजी और बाकी सारी फैसिलिटीज होस्ट कंट्री की होती है। इससे दोनों कंट्रीज का फायदा होता है और होस्ट कंट्री के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन, R&D डिपार्टमेंट, लोड्स ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी, स्किल। काफी बड़ी मात्रा में मनी, टाइम, एनर्जी, स्किल इन सभी का यूज करके यहाँ पर जो भी R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो कंटिन्यूअसली इसी कोशिश में लगा रहता है कि अपनी प्रोडक्ट का बेटर डिजाइन कैसे बनाए, उसमें न्यू फीचर्स कैसे डाले, एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई करे, उस प्रोडक्ट का एट्रैक्टिव लुक कैसे हो। यानी कि हर एक टाइम अलग अलग तरह के रिसर्च करने के बाद ये लोग प्रोडक्ट का इनोवेशन करते हैं। फिफ्थ वन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, वेरी इफेक्टिव, वेल डेवलप्ड एंड लेटेस्ट। मार्केट में अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को बेचने के लिए यहाँ पर जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती है वो वेरी इफेक्टिव होती है, वेल डेवलप्ड होती है एंड लेटेस्ट होती है। एग्रेसिव टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए एग्रेसिव टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिससे प्लेस इन द ग्लोबल मार्केट, जिससे ये कंपनियां ग्लोबल मार्केट में अपना प्लेस एस्टैब्लिश कर सकती है। उसके बाद एक्सपांशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। अब एक देश, दो देश, तीन देश, चार देश में अगर उन लोगों ने अपनी मार्केट बना ली है तो आगे भी उन लोगों को एक्सपांड करना होता है। इसके लिए ये लोग ऑलवेज रेडी होता है, हमेशा यही ट्राई में रहते हैं, यही एफर्ट्स किए जाते हैं कि अपनी मार्केट टेरिटरी को कैसे एक्सपांड किया जाएगा। अपना जो लार्ज नेटवर्क होता है, अलग अलग ब्रांचेस होती है, अलग अलग सब्सिडरीज होती है, इन सब के माध्यम से मार्केट टेरिटरी को एक्सपांड किया जाता है। सेवंथ वन, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जो भी हेड ऑफिस होती है उसके द्वारा ही सभी कंट्रीज की जो भी ब्रांचेस होती है उसमें कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए वर्क विद इन द फ्रेमवर्क गाइडलाइन, हेड ऑफिस के द्वारा जो भी फ्रेमवर्क, जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है उसी को फॉलो करते हुए सभी ब्रांचेस को ऑपरेट करना होता है। एक कॉमन सिस्टम होता है, सभी देश में जो भी ब्रांचेस होती है, जो भी सब्सिडरी कंपनीज होती है, उन सभी में एक कॉमन सिस्टम होता है। पर डे टू डे वर्किंग में नो इंटरफियरेंस, पर डे टू डे वर्किंग में यहाँ पर हेड ऑफिस के माध्यम से किसी भी तरह का इंटरफियरेंस नहीं होता। यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, एक मेन फ्रेमवर्क होता है, एक मेन गाइडलाइन होती है, कॉमन सिस्टम होती है, जिसके चलते ही हर एक कंपनी को काम करना होता है। तो MNCs के मेन फीचर्स हमने देखे, इसके अलावा हम ये सब पॉइंट भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। MNC के कंसेप्ट को समझते हुए हम किसी भी पॉइंट को उसके फीचर के रूप में दर्शा सकते हैं और अपनी समझ के अनुसार उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि वेरी हाई एसेट्स एंड टर्नओवर, इतनी बड़ी कैपिटल है, इतने सारे देश में ये कंपनियां ऑपरेट कर रही है, तो जाहिर सी बात के उसकी एसेट्स हाई होगी, टर्नओवर भी हाई होगा, उसके अलावा नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस भी होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ भी जरूरी होता है और इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो भी गुड क्वालिटी होती है। इसका मतलब बिजनेस स्टडीज में जब आप किसी कंसेप्ट को समझ जाते हो तो उसके फीचर्स या मेरिट, डीमेरिट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये सब हम लिख सकते हैं और अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने MNCs के बारे में समझा। 1860 के आसपास MNC का बर्थ हुआ ऐसा माना जाता है, पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका ज्यादा ग्रोथ हुआ। आजकल जापानीज, यूरोपियन और साउथ कोरियन कंपनियां टॉप पर है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर्स। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।